नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो एक हम लोग हर सप्ताह सप्ताह प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ थोड़ा इस चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसकी कुछ परतें खोलने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब स्वागत है। अब तो पहले चरण का चुनाव हो गया। कुछ अब मतलब बिसात बिछ गई है। अपने-अपने हिसाब से लोग कुछ-कुछ बता रहे हैं कि ऐसे चल रहा है। पहले चरण के चुनाव पे एक आपकी टिप्पणी, आपको क्या लग रहा है? किस दिशा में जा रहा है चुनाव? देखिए, मुझे याद आ रहा है 2017 भी याद आ रहा है और 2019 भी याद आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही मतदान की शुरुआत होती है। दोनों बार जब पहले चरण का मतदान हुआ था, तो उस वक्त अमित शाह ने और दूसरे भाजपा के जो अधिकारी थे या प्रवक्तागण थे, उन्होंने बड़ा जोरदार दावा किया था कि हमने पूरा स्वीप कर दिया है, सब कुछ जीत लिया है यहाँ पे, और उनकी बात सही भी साबित हुई थी। उन्होंने वास्तव में सब कुछ जीत लिया था। विपक्ष के पास कुछ था नहीं ऐसा जो वो कह सके कि उसे प्राप्त हुआ है या प्राप्त। लेकिन मैंने इस बार ऐसा कोई दावा नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो आप मुझे संशोधित कीजिए। मैंने अभी तक उन लोगों की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने सब कुछ जीत लिया है। हालांकि दावा करने में क्या जाता है, दावा तो हकीकत के अलावा भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अभी तक ऐसा दावा नहीं किया है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस तरह का दावा नहीं किया गया है। तो ये स्थिति बताती है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है और उसका मनोबल किस स्थिति में है। ये इससे पता चलता है। मुझे ऐसा लगा हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र, मैं तो नहीं गया, लेकिन ऐसे पत्रकार मित्र जो बहुत ज्यादा घूमते हैं और पूरे अपने कैमरे और अपने सहयोगियों की पूरी टीम के साथ घूमते हैं। एक मित्र ने 6-6, 7-7 निर्वाचन क्षेत्रों में वो गए, 3-3, 4-4 जो मतदान पोलिंग बूथ थे, उन पोलिंग बूथों का जायजा लिया। तो उन सब लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव को केंद्रित करना चाहती थी, दरअसल चुनाव उन मुद्दों पर केंद्रित नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मुगलों के खिलाफ संघर्ष, इस प्रकार के मुसलमान विरोधी उनका राष्ट्रवाद है, पाकिस्तान विरोधी राष्ट्रवाद है, वहां पर केंद्रित करना चाहती थी। लेकिन उन्होंने जब लोगों से बातचीत की, जो लोग मतदान बूथों के आसपास उन्हें दिखाई पड़े, तो वहां पर ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे किसान आंदोलन से प्रभावित हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वे बेरोजगारी की समस्या को प्रमुख समस्या मान रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो महंगाई उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक मुझे दिखाई पड़ा कि जो सरकारी दावेदारी है और जो व्यापारिक टीवी चैनल हैं, उनकी तरफ से जो की जाने वाली दावेदारियां हैं, उनमें मुझे काफी फर्क लगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा इससे पहले आप अपनी बात कहें कि मैं दूसरे कमर्शियल चैनल्स पे भी जाता हूं, तो मैंने देखा कमर्शियल चैनल्स के जो संवाददाता जब लोगों के पास जाते हैं अपना माइक लेकर, तो उसमें मुझे हमेशा हर जगह एक ही बात सुनाई पड़ी कि वो लोग तो विकास के लिए वोट देना चाहते हैं और वो सुरक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं, कानून व्यवस्था की सुरक्षा वोट देना चाहते हैं। और जब गैर कमर्शियल चैनलों के लोग जाते हैं तो वहां से दूसरी तरह की ध्वनियां निकल रही हैं। ये अपने आप में ये विरोधाभास जो है अपने आप में विचारणीय है। जी, मैं इसी से, क्योंकि मैं ये मान रहा था कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर कैराना से जो हवा चली थी, जो आंधी में बदल गई 14, 17, 19, उस पे जरूर किसान आंदोलन ने रोक लगाई, और रोक ही नहीं लगाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक दूरी थी उसको पाटा, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव का नारा दिया, और शायद यही गेम चेंजर हो गया वेस्टर्न यूपी में, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो राकेश टिकैत का था, संवाददाता उनके घर के बाहर ही खड़े हुए थे अपने, और उनसे बात कर रहा था राकेश टिकैत से। तो राकेश टिकैत बहुत ही सधी हुई भाषा में बात कर रहे थे और मुझे उनका वक्तव्य बहुत अच्छा लगा, बहुत संयमित वक्तव्य था। वो कहते रहे हम तो भाई गैर राजनीतिक आदमी हैं, हम तो सब लोगों से मिलते हैं, हम तो संजीव बालियान से भी मिलते हैं और किसान आंदोलन के समर्थकों से भी मिलते हैं, हम जयंत चौधरी के लोगों से भी मिलते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, हम किसी के पास नहीं जाते, जो आता है उससे हम मिलते हैं और बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन ये मुजफ्फरनगर जो है देश के लिए इस चुनाव में एक संदेश देगा। पिछला जो उनका मॉडल था चुनावी गोलबंदी का, वो मॉडल कुछ और था, और इस बार यहां चुनावी गोलबंदी हो रही है दूसरे तरीके से।
और ये इलाका जो है देश के लिए एक संदेश देगा, और जो जाटों को, एक समुदाय को बांटने की जो कोशिश की जा रही है और जो साजिश की जा रही है, और केंद्र सरकार ये साजिश कर रही है, ये साजिश कामयाब नहीं होगी, ये राकेश टिकैत ने कहा। तो उनका वक्तव्य सुनकर मुझे लगा कि मामला बहुत गहरा है। जिस वो शांति के साथ में, जिस तसल्ली के साथ में और जिस मजबूती के साथ में अपनी बात कह रहे थे, वो ये चीजें आसानी से नहीं आती हैं। चीजें तभी आती हैं जबकि वास्तव में जमीन की तरफ से उसका कोई समर्थन मिल रहा हो। तो मुझे लग रहा है कि जो किसान एकता, किसानों में आप मान लीजिए, अगर प्रमुख रूप से जाटों को मानते हैं आप, तो जाटों को मान लीजिए, और मुसलमानों की एकता 100% रही। वोटों का ट्रांसफर मेरे ख्याल से 100% हुआ, और गुर्जर वोट और सैनी वोट, ये वोट भी पहले की तरह नहीं पड़ा। ये वोट भी ऐसा नहीं है कि वो पहले सब सारा का सारा भाजपा में चला गया था, ऐसा नहीं हुआ। ये वोट अभी कुछ भाजपा में गया होगा, लेकिन ये कुछ काफी बटा है वोट ये। तो ये स्थिति बताती है। मैं जिस व्यायामशाला, जिस जिम्नेजियम में जाता हूं सुबह थोड़ा सा व्यायाम करने के लिए, तो वहां पर ज्यादातर नौजवान वो हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, गुर्जर बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, और उन्हें अपनी बिरादरी और अपने सामुदायिक पहचान को बताने में कोई संकोच भी नहीं है, और वो अच्छे परिवारों के नौजवान होते हैं, और व्यापार भी कर रहे होते हैं, उनकी बुकारों में आते हैं अपनी, और सफेद जूते पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, जो उनकी शैली होती है। जब मैंने उनसे बात की पिछले 2 दिन में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकाध निर्वाचन क्षेत्र के बारे में उनका कहना था कि वहां बीजेपी जीत रही है, वहां ये जीत रहा है, वहां ये जीत रहा है। कुल मिला के क्या स्थिति है? तो कुल मिला के सपा का जोर है, उनका कहना है। मैं इस पे एक और चीज प्रोफेसर साहब जो मैं देखा हूं, बीजेपी की पिछले 3 चुनाव में रणनीति ये थी कि पश्चिम से शुरू होकर चुनाव वो हवा बनाते 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 आके उसको ईस्टर्न यूपी में, जहां वो कंपैरेटिवली अपने को थोड़ा असहज महसूस करती थी, वहां पे वो हवा को रुक कर। इस बार मुझे उल्टा लग रहा है, हवा बिगड़नी शुरू हो गई वहां से, क्योंकि जो दूसरे चरण का चुनाव है, जहां पे पिछली बार 55 सीटों में से समाजवादी पार्टी 15 सीट जीती थी, वहां पे जो मेरी जानकारी है, जैसे सहारनपुर में मेरी जानकारी है कि एक भी सीट नहीं मिल रही है, रामपुर में एक भी सीट नहीं मिल रही है भाजपा को, 0 है यहाँ। और ये जो इलाके हैं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, शाहजहांपुर, ये सारी जगहों पे ऐसा लग रहा है कि इस बार फर्स्ट फेज से ज्यादा सपा का करीब करीब एक तरफा व्हाइट, मतलब वो करेगी, जो भी उसके रंग को बोलिए, लाल रंग करेगी या कुछ करेगी। सेकंड फेज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। सेकंड फेज की क्या स्थिति होगी, इसके ऊपर थोड़ी नजर मैंने डाली है, और मोटे तौर पे मैं आपकी बात से सहमत महसूस कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो हाँ, और मैं जैसे कि मान लीजिए जाट वोटर हैं, तो जाट किसान जो है मुख्य तौर पर गन्ना किसानों और आलू किसानों में बटे हुए हैं। हाँ, तो उसमें जो गन्ना किसानों की तबीयत है या उनका जो रवैया है, वो थोड़ा आलू किसानों से थोड़ा भिन्न है। और जो आलू किसान है वो भारतीय जनता पार्टी से मेरी समझ में इतना नाराज नहीं है जितने कि ये गन्ना किसान वाले लोग नाराज हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जाट समुदाय की ही बेइज्जती की है, केवल किसानों को, जाट समुदाय, किसानों और जाटों को एक दूसरे का पर्याय बता दिया, और फिर जो उसने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के बयान दिए और जो बातें कही, जो योगी ने कहा कि हम सारी गर्मी निकाल देंगे, तो वो सब इन समुदायों को लगा कि सर हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमारी गर्मी सारी निकल जाएगी। ये सब चीजें लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। तो इससे आलू किसानों में भी भाजपा के प्रति नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की गन्ना किसानों में है। दूसरे वे जाट वोटर जो कि शहरों में रहने लगे हैं और जो प्रोफेशनल हो गए हैं, जो नौकरियां करते हैं, जिनका खेती से उस तरह का सीधा रिश्ता नहीं रह गया है, और जो फौज में हैं, उनमें से काफी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। तो वो सब भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, वैसी स्थिति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट खोए हैं। और चूंकि मुसलमानों के साथ में एकता हो गई है, इसलिए मुसलमान और किसान एकता जो है वो एक तरह के गेम चेंजर साबित हो रही है। जी, मैं एक और चीज बहुत मैंने बारीकी से मार्क किया, क्योंकि इसके बारे में कोई बोला नहीं है। अखिलेश यादव बहुत सधा हुआ प्रचार कर रहे हैं,
और मुझे एक चीज जो जो मुझे नजर आई है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव का जो इमीडिएट परिवार है, वो चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे वो अक्षय यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे कोई हो, उसको उन्होंने जानबूझ के, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा स्ट्रेटेजी दूर रखा है। वो आप नहीं दिखाई देंगे, आपको कहीं भी डिसीजन मेकिंग में या स्टेज पे या मंच पे वो लोगों की गैर मौजूदगी है। तो मुझे लगता है कि इससे भी अखिलेश यादव के ऊपर एक अच्छा ये पड़ा है कि वो एज एन इंडिविजुअल निकल के आए। अब इस बार मुलायम सिंह यादव जी भी बहुत कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं, लगता आप है ठीक कि कह रहे हैं। 2017 में असल में हालत ये थी कि परिवार में तो बड़ा जबरदस्त जूतम पेजार था उनके। जी, मतलब परिवार में एक दूसरे को लोग नीच, मंच में खड़े हो गए नीच। मैंने तो खुद उस कार्यक्रम में आज तक के ऊपर था, जब मंच के ऊपर एक दूसरे को नीच और अन्य गालियों से नवाजा जा रहा था, जी, और जी, सामने ही चचा भतीजे के बीच में जोरदार झगड़ा चल रहा था, और सब जनता के, तो बहुत बुरी हालत में ये लोग थे ये। तो और यादव वोट भी तरह तरह की दुविधाओं में फंसा हुआ था। तो आज वो स्थिति नहीं है। आज इनके परिवार में एकता है, समुदाय में पूरी तरीके से एकता है, और जो मुसलमान वोट के अंदर जो दुविधा थी, वो दुविधा भी नहीं है कोई। जो जी, मुस्लिम जी, कंसोलिडेशन है वो अभूतपूर्व है। दूसरी तरफ ये जो विश्वास पैदा हुआ है अखिलेश के अंदर, और तजुर्बा भी हुआ है पिछले 5 साल से, उसने उन्हें कुछ सिखाया है। और वाणी पे उनको अपेक्षाकृत 2-3 गलतियां उन्होंने जरूर की थी शुरू में, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। वाणी पे उनको संयम है, और उनको ये भी कहीं लग रहा है कि शायद माहौल हमारे पक्ष में है, तो इसकी वजह से भी कुछ ऐसी खूबियां पैदा हो जाती हैं, सामने आने लगती हैं, जो कि विश्वास की कमी के कारण और माहौल खराब होने के कारण नहीं उभर पाती। तो ये जी, अच्छी स्थिति है। जी, मैं तो चाहता हूं, लोकतंत्र का हित इसी में है कि हर जगह जो सत्ताधारी हैं उनके मुकाबले विपक्ष मजबूत होकर खड़ा हो, ताकि एक संतुलन कायम हो। जी। और नई जनरेशन आए। मुझे तो ये भी लगता है कि एक नए लोग, मतलब ये पुराने जी, जी। जो नेता जो हुआ। मैं एक और चीज की तरफ, क्योंकि आप जो जैसे कहते हैं ना, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हम्म। भाजपा जो भी काम कर रही, चाहे मैनिफेस्टो, उसको एक ही चीज समझ में आती है कि पुराना फॉर्मूला है कि हम्म। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, वो कुछ भी कर रही है, हिंदू मुस्लिम के से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। हम्म। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे वो AIMIM वाला गोली चलने का मसला हो या अभी हिजाब वाला हो, हम्म। मेरे हिसाब से कम यूपी के मुसलमानों ने बहुत ही परिपक्व और बहुत ही धैर्य और मतलब वो इस बात के बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। कोई रिएक्शन अभी तक नहीं देखा है मैंने। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मुस्लिम राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसने सही रास्ता पकड़ा हुआ है, और वो उस रास्ते से किसी भी किस्म के भड़कावे में आकर या किसी की शह पर विचलित होने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को अपने राजनीतिक जीवन में, जो कभी नया नया राजनीतिक जीवन ही है, उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ेगा। उनको जो पहली बार बिहार में हुआ था, या जो 2015 में बिहार में हुआ था, या अभी पश्चिम बंगाल में उनको जिस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ा है, उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा बुरे नतीजों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। जी, मैं नहीं, मुझे ओवैसी साहब के मामले में तो दो चीजें लगती हैं, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं। एक तरफ मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को, क्योंकि भाजपा ने इतना हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, तो ओवैसी साहब को मुस्लिम वोटर ने बिल्कुल नकार दिया। जी। दूसरी तरफ हमें लगता है कि ये जो गोली वोली चलवाई गई ना उनके ऊपर, जी। उनको उससे भी गुस्सा आया होगा। वो अपना इस समय वो एक तरह से विड्रॉ कर गए हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन भाई कहीं लगता है ना, मेरी आप भाई आते हैं, आप मेरी चैनल की मदद करते हैं, आप भाई व्यूज आते हैं, अब आपको लगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, जब तुम मेरे ऊपर गोली ही चलवा रहे हो, तो यार ये वो शायद दो में से एक कुछ ना कुछ हुआ है। उनको लोग यहाँ नकार रहे हैं, और उनके ऊपर गोली चलाना भी शायद, जो बाकी तो हुआ हुआ, उनको भी खराब लगा होगा, ऐसा मुझे नहीं, हो लगता है। सकता है। हो सकता है कि आपकी ये जो रीडिंग है वो सही हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर ओवैसी कुछ भी हो, वो होशियार राजनेता हैं, और वो उस वक्त की नब्ज को पहचानने वाले हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया होगा कि यहां पर उनकी दाल नहीं गल रही है। जी, और जो परचेज उन्हें सीमांचल में, बिहार में प्राप्त हुई थी पिछली बार, वो परचेज जाहिर है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में भी प्राप्त नहीं हुई, और वो परचेज उन्हें उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिल रही है। जी, तो इसलिए हो सकता है कि ये एहसास हो जाने के बाद में आदमी कुछ अपने कदम और हाथ अपने पीछे खींच लेता है, और वो थोड़ा सा सोचता है कि जब इतना हमें कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं,
तो हम अपने आप को और ज्यादा क्यों झोंकें। जी जी। अब मैं एक बात और, क्योंकि उस बात ने को अंडर प्ले किया गया है, टेनी जी के लड़के आशीष मिश्रा जी की जमानत हो गई। उस जमानत को अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं उससे असहज थी भाजपा। किसी भी देश के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल थे उस पर बहस नहीं की, उसको नीचे एक पट्टी चला दी, उनको उस पर बहस नहीं करना चाह रहे थे। वो दूसरी तरफ क्योंकि लोगों के मन में एक आ रहा है कि भाई इनके ऊपर तो 302 का हत्या का मुकदमा है, 4 आदमी को रौंद के। आजम खान के ऊपर कोई हत्या का मुकदमा नहीं है, उसको आप 1.5-2 साल से जेल में किए हुए, वो एक कहीं ना कहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वाला मामला भी बीजेपी के विरोध में जाता दिख रहा है, जो इनकी एक जमानत। दृष्टि तो ये, जिस दृष्टि से आपने इसकी समीक्षा की, ये भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि है। एक और है, एक और दृष्टि हो सकती है। मुझे लगता है कि आजम खान को जेल में रखकर एक तरह से भाजपा अखिलेश की मदद भी कर रही है। अगर आजम खान अभी छोड़ दिए जाए मान लीजिए, तो हम लोग उन्हें जानते हैं। मैं तो उनकी बातें मुझे बड़ी दिलचस्प लगती हैं, और वो बड़ी साफ जुबान में और शायराना अंदाज में अपनी बात बोलते हैं। वो बहुत अच्छे वक्ता है आजम खान, और इस तरह के वक्ताओं की सार्वजनिक जीवन को जरूरत है। खासतौर से जो भाजपा विरोधी राजनीति है उसको इस तरह के वक्ताओं की आवश्यकता है। लेकिन अभी आके वो ऐसी कुछ बातें बोल सकते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ हो सकता हिंदू हिंदू बनाम मुस्लिम मुसलमान करने में और ज्यादा आसानी हो। तो अभी आजम खान जेल में है, उनका जेल में रहना भी मुझे लगता है कि अखिलेश के काम आ रहा है। जी जी। नहीं, और मैं दूसरी बात पे भी आपसे जरा समझना चाहूंगा, इसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मुद्दे को उठा के इस पे चर्चा नहीं कराई। तो ये किसी के मतलब जैसा उनका स्वभाव है, चरित्र है, कि वो भाई उन सारी चीजों को जिससे भाजपा को नुकसान होता है उस पर बात नहीं करते हैं। उन सारी अच्छा, चीजों आप को बताइए, आपने 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 वो वाला क्लिप तो देखा होगा जो सुनीता एरन के साथ में आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आदित्यनाथ ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी, मैं क्षत्रिय जात में पैदा हुआ हूं, इस पर मुझे गर्व है, हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, और भगवान भी क्षत्रिय जात में पैदा हुए थे, यही तो वो बोल रहे हैं। तो आपने किसी चैनल पे उस क्लिप को चलवाते हुए, अगर ये बात राहुल गांधी बोलते, ये बात अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति बोलता, अगर ये बात अखिलेश ये कहते हुए दिखाई पड़ते कि मैं यादव जात में पैदा हुआ हूं, मुझे इसका बड़ा अभिमान है, सारे यादवों को अपनी जात में पैदा होना चाहिए था, और भगवान श्री कृष्ण भी यादव थे वगैरह, ये इस तरह की बातें अगर वो बोलते, तो फिर उस बात को कितने बार टीवी चैनलों पर दिखाया जाता। लेकिन आदित्यनाथ के सुनीता एरन के साथ हुए इस वार्तालाप को सारे टीवी चैनल पचा गए। मुझे लगता है एक ने भी नहीं दिखाया। आपको ध्यान पड़ता है किसी ने दिखाया हो? किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि उसको अगर दिखाया जाता तो साफ लग जाता कि ये आदमी कितना खुला हुआ ठाकुरवादी है, कितना खुला हुआ जातिवादी है। देखिए, अभी तक हम तो ये सुनते थे कि भाई उत्तर प्रदेश में एक तो जाटववाद है, एक ब्राह्मण, सबसे मूल रूप से तो ब्राह्मणवाद है, और उसके बाद में फिर यादववाद है, और फिर जाटववाद है। हम लोग तो ये सुनते थे। अब ये बिल्कुल नई चीज पेश कर दी है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पे, राजपूतवाद पेश कर दी है। और बेचारी राजपूत बिरादरी जो है, वो उसके जो बुद्धिमान लोग हैं सोच रहे होंगे कि हम कहां फंस गए। ये जब आदित्यनाथ के बाद जब वो लोग समीक्षा करेंगे, तब वो पाएंगे कि भाई हमें क्या मिला इस चक्कर में, बदनामी बेकार में हाथ में लगी। और उसकी राजपूत बिरादरी है, उसका एक अच्छा खासा सम्मानजनक हिस्सा समाजवादी पार्टी को समर्थन करता रहा है। मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, वहां के जो अच्छे मुअज़्ज़िज़ राजपूत हैं, जिनके राज परिवारों से और जमींदार परिवारों से ताल्लुक हैं, वो परंपरागत रूप से मुलायम सिंह यादव की राजनीति के समर्थक रहे हैं। और आदित्यनाथ के चक्कर में फंस के जो है, उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो अपनी बदनामी कराई, और साथ में जो राजनीतिक दुर्गति होनी थी वो तो दिखाई पड़ेगी अब। जी। मैं एक प्रोफेसर साहब जल्दी से एक चीज और समझना चाह रहा हूं, ये मायावती जी थोड़ा लेट आई हैं, लेकिन जैसे पहले लग रहा था कि नहीं बिल्कुल ही नहीं, इनका कुछ रेलेवेंस है अभी आपकी नजर में? देखिए, अभी पहले दौर में तो ऐसा समझ में आया है कि बीजेपी के ग्राफ में जो गिरावट हुई है वोटरों के स्तर पे, उसका जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का जो गठजोड़ है, सबसे ज्यादा फायदा उसी को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं मायावती को भी लाभ मिल सकता है इसका जी, कुछ सीटों में मायावती को भी लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर मुझे लुभाव जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को 2 तरह के मुद्दों में बांटने की कोशिश की। उसने कहा भाई हमारा, अब मोदी जी का जो भाषण, अभी मोदी जी ने जो भाषण दिया था सहारनपुर में, उसको आप देखिए, वो स्पष्ट है भाषण, उन मुद्दों पर ही फोकस है पूरा का पूरा। उसमें वो साफ कहते हैं कि हमने आपको लाभार्थी बनाया है,
इसके बदले में आप हमें वोट दीजिए, और अगर आपको ये सब चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो आप हमारी सरकार को वोट दीजिए। और दूसरी तरफ उनका वही है कि ये सब यादव लोग जो हैं, ये पूरा समाजवादी पार्टी का समर्थक समुदाय है, ये मुख्य तौर पर समाज का शत्रु है, ये असामाजिक तत्वों की तरह आचरण करता है, ये उत्पीड़क समुदाय है। एक पूरे समुदाय को बदनाम करना, उनको उत्पीड़कों के रंग में रंग कर पेश करना, और जो इस तरह हिंदू समाज को बांट देना, ये सारी पूरी रणनीति ये खेल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वोटरों ने उनकी इस रणनीति को उनकी इस रणनीति से प्रभावित हुए। जी, मैं आपके वो इसी से समाप्त करेंगे वोटर की बात पे। जो मुझे लग रहा है प्रोफेसर साहब, मुझे एक चीज और लगी, किसान आंदोलन में पहली बार मैंने देखा कि जो नेता था वो नेतृत्व नहीं कर रहा था। आम किसान के हाथ में कहीं ना कहीं वो ताकत थी कि अगर नेता भी इधर उधर जाने की कोशिश करे तो उसको जा ही नहीं सकता था। वो नेतृत्व कहीं से सामूहिक हो गया था किसान का। इस चुनाव में मैं पहली बार देख रहा हूं कि वोटर जो है वो थोड़ा उसके हाथ में नेतृत्व आ गया है। वो अगर गुस्सा है तो तुम मुझे कुछ समझाओ, तुम ये समझाओ, वो नहीं मानने को तैयार है। तो मुझे पहली बार लगा है कि थोड़ा वोटर ने अपनी हैसियत बढ़ाई है और नेताजी लोगों को वोटर के पीछे उसके मूड को देख के चलना पड़ रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलनों की एक ये अंतर्निहित विशेषता भी होती है। किसान आंदोलन जैसे सफेद दूसरे आंदोलन जो होते हैं उस तरह के नहीं होते। उसमें नेता और जनता के बीच में कोई बहुत अंतराल नहीं होता है। वो बिल्कुल, जो नेता होता है वो भी किसान नुमा ही होता है, उसी तरह कपड़े पहनता है, उसके कपड़ों से भी वैसी ही गंध आती है जैसी गंध किसानों के कपड़ों से आती है। रहन सहन के तौर तरीके भी वही होते हैं। आप देखिए महेंद्र सिंह टिकैत को देख लीजिए, आप उनके बच्चों को देख लीजिए, वो सारे के सारे शक्ल सूरत, हाव भाव, बातचीत, लहजे सबसे आम किसानों जैसे ही लगते हैं। तो ये ऐसा जो आप कह रहे हैं, इसका सीधा ताल्लुक किसान आंदोलन की इस बुनियादी प्रकृति से है, और वो प्रकृति इस वोटरों की गोलबंदी में भी दिखाई पड़ रही है। जी, क्योंकि मतलब ये मेरे हिसाब से एक बहुत शुभ संकेत है कि अगर ये हो जाता है तो ये एक बड़ी बात है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, अब इसमें यह है कि इस बार चूंकि किसान आंदोलन का जोर रहा और उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है गोलबंदी पर, अगर मान लीजिए ये बेरोजगारी के खिलाफ कोई आंदोलन होता या कोई और दूसरे किस्म का आंदोलन होता तो उसकी प्रवृत्तियां थोड़ी अलग तरह की होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरीके का हो, क्योंकि विभिन्न तबकों के जी। मैं एक चिंता की बात आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही पूरे उसमें चुनाव में एक बहुत चिंता वाली बात है। कुछ जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं और खास करके भाजपा के विधायक हों चाहे वोट मांगने, उनको गांव वाले कहीं कहीं भगा रहे हैं। अच्छा, एक जो विपक्ष है उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा, उसको मजा भी आ रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों से। लेकिन मुझे इसमें चिंता लग रही है। आज की तारीख मान लीजिए किसी का विरोध है, आप किसी को भगा रहे हैं, लेकिन कल की तारीख में अगर कोई पैसे वाला होगा, मेरे पास पैसा होगा तो मैं लाख 2 लाख 4 लाख रुपया बांटूंगा और मैं जेन्युइन आदमी को कहूंगा कि इसको भगा के मार के दिखाओ, क्योंकि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। देखिए, ये इस प्रकार का ट्रेंड, इस प्रकार का आयोजन पैसे वाला या प्रभावशाली व्यक्ति एकाध निर्वाचन क्षेत्र में कर सकता है। ये अक्रॉस द प्रोविंस बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये नहीं किया जा सकता है। वहां ये तभी होगा जबकि वास्तव में जनता स्वतःस्फूर्त तरीके से ऐसा कर पा रही होगी। तो हमारे मित्र लोग जिन निर्वाचन क्षेत्रों में गए, वहां उन्होंने देखा कि जो पोलिंग बूथों के इर्द गिर्द जो जबरदस्त दबदबा था, जो सामुदायिक दबदबा था, जो जाटों का दबदबा भी हो सकता है, मुसलमानों का दबदबा भी हो सकता है, गुर्जरों का भी हो सकता है, उस दबदबे के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो निष्ठावान वोटर था उसकी हालत ये थी कि वो चुप था। वो चुपचाप जाता था और वोट डाल के बिना कोई बात कहे हुए चुपचाप चला आता था। क्योंकि वो जो माहौल था, जब कोई एक समुदाय पूरा का पूरा किसी पार्टी के खिलाफ हो जाता है या किसी पार्टी के पक्ष में हो जाता है, तो भले ही वो बूथ कैप्चर ना करे तो वहां स्थिति ऐसी होती है। बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते तक तो और चीजें खुल चुकी होंगी, 2-3 चरण का मतदान हो चुका होगा, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार।